हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने पार्ट ए क्लास 12 प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है बिजनेस स्टडी क्लास 12 की, उसमें से चैप्टर 6 स्टार्ट कर रखा था स्टाफिंग का, और इसके दो लेक्चर हम लोग ले चुके थे। आज ये थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर में अब तक हमने जो कंप्लीट किया वो अबाउट द स्टाफिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स या इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है, इनके बारे में डिस्कस किया। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि स्टाफिंग और एचआरएम में बेसिकली क्या संबंध है और उनका क्या रिलेशन है। इस यहाँ तक की कहानी अब तक हम लोगों ने समझ ली थी। अगर यहाँ तक में आपको कोई डाउट हो अनीस, तो आप पूछ सकते हो। यस अनीस। नहीं सर, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया था अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, और आज हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग प्रोसेस का। तो अकाउंटिंग प्रोसेस से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ओके सर। चलिए चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना, मतलब कर रखा था। इसके दो लेक्चर हम लोगों ने ले लिए थे स्टाफिंग के। और इसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे वो कर लिए थे, एक तो कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, और दूसरा हमने कर लिया था स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम लोग बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। और स्टाफिंग प्रोसेस के मैक्सिमम जो 8 पार्ट्स हैं, अगर वो सारे कंप्लीट कर पाए तो काफी अच्छा रहेगा। अदरवाइज नहीं कंप्लीट कर पाए तो जितना भी कंप्लीट कर पाएंगे वहां तक हम इसको देखेंगे। ये दो क्लास में भी हम कंप्लीट कर पाएंगे, कर सकेंगे, यानी कि एक क्लास और दो क्लास हो सकती है, या फिर हम ज्यादा अगर समय नहीं लगा तो एक क्लास में भी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मोटिव इसको दो क्लास में कंप्लीट कराने का है। 4 स्टेप हम आज डिस्कस करेंगे और 4 स्टेप हम इसके कल डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब तक हमने, अगर बात करें रिकैप करते हुए चलें, तो रिकैप में हमने कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग को पढ़ लिया था, जिसका सिंपल सा मतलब था राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यही हमारा स्टाफिंग का मेजर कंसेप्ट था। और इसकी इंपॉर्टेंस पे हमने बात की थी कि भाई ये जो है कॉम्पिटेंट पर्सनल को ढूंढने में हमारी मदद करता है, हाई परफॉर्मेंस हमें शो करता है, और कंटिन्यूसली सर्वाइवल और ग्रोथ में हमारी मदद करता है, एज वेल एज जो ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हमारी ये हेल्प करता है, और जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको इंक्रीज करने में भी ये मदद करता है। फिर हमने बात की थी स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भी जो एचआर है वो हमारा एज ए स्टाफिंग फंक्शन के तौर पे देखा जाता है। और इसके 4 फंक्शन हम यहाँ प्ले करते हैं बेसिकली। इसके 4 फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक तो प्लानिंग, एक ऑर्गेनाइजिंग, एक डायरेक्टिंग और एक कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 4 फंक्शन हमारे स्टाफिंग फंक्शन के फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। स्टाफिंग फंक्शन के फंक्शन है, स्टाफिंग को जिसको हम बोलते हैं एचआरएम फंक्शन। तो इसके ये 4 फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। आज हमें जो डिस्कस करना था वो करना था अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस। होप सो कि आपने ये एमसीक्यू और ये जो केस स्टडी है ये कर ली होंगी। तो जो यस आज सर। का, हाँ, जो आज का टॉपिक है वो हमारा क्या है? स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा ऐसा जो है स्टेप जिसमें हम लगातार कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, उसे ही हम प्रोसेस बोलते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है उन ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर ऑर्गेनाइजेशन पुराना है, ओल्ड है। वहां पर ये प्रोसेस हमारी क्या है? लगातार चलने की प्रोसेस है, यानी कि हम वहां पर वैकेंसीज क्रिएट करते हैं, उनको फिल करते हैं, और अगेन जो है हमें जरूरत पड़ती है तो वैकेंसी क्रिएट करते हैं, उनको फिल करते हैं विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो इस स्टाफिंग प्रोसेस में टोटल मिलाकर हमारे पास 8 स्टेप्स हैं, जिनमें अगर हम बात करें पहले स्टेप के बारे में, तो पहला स्टेप हमारा कौन सा है? दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें ये पता हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की एक्चुअल में जरूरत है और कितने लोग हमारे पास ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। तो इसको समझने के लिए हम दो बेसिक पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट हम देखेंगे मैन पावर एनालिसिस के बारे में, कि भाई जो हमारा एस्टिमेशन जो हम लोग करने वाले हैं उसमें हमारा एक पॉइंट रहेगा क्या? वर्क लोड एनालिसिस, और एक रहेगा वर्क फोर्स एनालिसिस। ये दो पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक तो वर्क लोड एनालिसिस और दूसरा वर्क फोर्स एनालिसिस। ये दोनों हमें ये बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ कितने तो लोग काम कर रहे हैं,
और कितने लोगों की हमें और रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में ये डिस्कस बेसिकली करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर ऑफ रिक्वायरमेंट में दो स्टेप कौन कौन से हम देखेंगे। एक स्टेप हमारा रहेगा वर्कलोड एनालिसिस, और एक रहेगा वर्क फोर्स एनालिसिस। इस पर सेपरेटली 3 नंबर का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर, कि बताइए वर्कलोड एनालिसिस क्या है और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या है। तो 3 नंबर के लिए आपको इसको तैयार करना है, एज वेल एज पहला स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस का आपने वो यही तैयार करना है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। दूसरे पॉइंट पर अगर हम चले, तो दूसरा पॉइंट हमारा है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेप में। तो रिक्रूटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम जनरली देखें, तो इट इज टू बी सेड दैट अ पॉजिटिव प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट को आप पॉजिटिव प्रोसेस के तौर पे देखते हैं, क्योंकि अंडर द रिक्रूटमेंट हम एक पूल ऑफ एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, जिसमें काफी सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, आइए हमारे यहाँ ये वैकेंसी है, इसके लिए आप अप्लाई करिए। तो जो एप्लीकेशंस आती है ना, वो काफी सारी आती है, उनमें चाहे इलिजिबल पर्सन हो चाहे नॉट इलिजिबल पर्सन हो। हालांकि हम पहले से डिटरमाइन करते हैं किस प्रकार की क्वालिफिकेशन का पर्सन हमें चाहिए, उसको देखने के बाद लोग अप्लाई करते हैं। तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास आती है, तो इसको हम पूल ऑफ एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हैं, पूल ऑफ एप्लीकेशंस, पूल ऑफ एप्लीकेशन। तो उसकी वजह से अब नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास होती हैं, तो इसलिए हम इसे एक पॉजिटिव प्रोसेस के तौर पे देखते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं अबाउट द सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस हमारी रिक्रूटमेंट के बाद का स्टेप है। तो सिलेक्शन को हम एज ए नेगेटिव प्रोसेस के तौर पे देखेंगे। तो ये नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि नेगेटिव प्रोसेस इसलिए बोला जाता है इसको, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी, उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उनको हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, तो बाकियों को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बाकियों को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये नेगेटिव प्रोसेस के तौर पे देखा जाता है। फिर फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें, तो हम बात करेंगे जैसे ही हमने सिलेक्शन किया बेस्ट कैंडिडेट का, उसका प्लेसमेंट करवाते हैं एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं। यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात बताते हैं उसको, भाई ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से वो जो है उसको बताते हैं कि पॉलिसी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, किस प्रकार का इन्वायरमेंट है यहाँ पर, उसके सुपीरियर कौन है, उसके सबऑर्डिनेट कौन है, इस तरीके का उसको एक प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का पार्ट यहाँ पर हम रखते हैं। उसके बाद जब हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो अब हम उसके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पोर्शन पर जाते हैं। उसको हम बताते हैं भाई तुम्हें काम जो करना है उसके लिए स्पेसिफिकली जो ट्रेनिंग है वो कैसे दी जाएगी या किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। और उस ट्रेनिंग को भी हम सेपरेटली जाकर 2 पोर्शन में पढ़ेंगे। पहला पोर्शन हमारा रहेगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब हमने उसको काम पे रख लिया है, तो काम करवाते करवाते साथ में उसको ट्रेनिंग दे दी। एक काम पर तो रख लिया है, लेकिन उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हम पहले दे रहे हैं, ऑफ द जॉब, यानी कि पहले उसको सिखाया जाएगा फिर उसको काम पर एक्चुअली अपॉइंट किया जाएगा। तो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा उसका। तो ये ट्रेनिंग भी 2 प्रकार की होती है। और डेवलपमेंट में हम उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट देखते हैं कि भाई उसको फ्यूचर में ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके सामने, किस तरीके से वो एक लीडिंग रोल में आ सकता है, एज ए लीडर के तौर पे, एज ए मैनेजर के तौर पे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। तो किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज के सामने है, वो डेवलपमेंट का पार्ट माना जाता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों ही उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी होता है, तो हम वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जब हमने उसको ट्रेनिंग दे दी, जब उसकी उसके डेवलपमेंट को, उसका डेवलपमेंट के बारे में उसको बता दिया भाई किस तरीके से वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, तो फिर उसको हम काम पे लगा देते हैं। और पर लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि उसके सामने भाई उसने जो काम किया उसकी उसके आधार पर परफॉर्मेंस क्या है, काम के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, ये बात हम यहाँ पर बेसिकली डिसाइड करते हैं। भाई काम के आधार पर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। परफॉर्मेंस काम के आधार पर अगर देखी जाए किसी व्यक्ति की, किसी एम्प्लॉय की, तो उसको देखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जिनमें आजकल एक बहुत पॉपुलर मेथड हम देखने हमारे सामने देखने को मिलता है, 360 डिग्री अप्रेजल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, उसके जो पीयर ग्रुप है, मैनेजर है,
टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सब मिलकर एम्प्लॉय का ऑल राउंड परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसे बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन पॉपुलरली 360 डिग्री अप्रेजल को हम लोग फॉलो करके चलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है भाई उसको प्रमोशंस एंड करियर काउंसलिंग भी करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो प्रमोशन और करियर काउंसलिंग। ये जो स्टेप हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस के, ये इनमें से कोई प्रोसेस कोई स्टेप ऐसा भी हो सकता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना भी मिले। तो ये कॉमन स्टेप है 8 स्टेप, इनमें कुछ कम भी हो सकते हैं कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको प्रमोशन उनकी करियर प्लानिंग क्या होगी, ये हमारा स्टेप नंबर यहाँ पर 7 रहेगा। देन देर आफ्टर हम स्टेप नंबर 8 पर बात करेंगे, दैट इज अबाउट हिज कंपनसेशन। अब देखिए कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे। दीज आर द स्टेप्स एज पर द एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में गिवन स्टेप है ये स्टेप्स उनके अकॉर्डिंग है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे। एग्जाम में इन स्टेप से रिलेटेड हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कई बार। और क्वेश्चन होता है कि इनमें से कोई 4-5 स्टेप हमें दे देगा और कहेगा अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर या आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो प्रॉपर ऑर्डर में जो होगा हमें उसको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो ये स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस है जिनमें से हम कोशिश करेंगे कि आज 4 स्टेप कंप्लीट कर लें। अगर 4 कंप्लीट नहीं हो पाए तो जितने भी कंप्लीट हम कर पाएंगे उतने कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बाकी के बच्चे अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए पहले स्टेप पर चलते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, दैट इज एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। यानी जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स। अब उसकी रिक्वायरमेंट दो कैटेगरी में हमने देखनी है। कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमें देखना है। कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और कितने लोगों की और जरूरत है, और जरूरत है। ये दो बातें आपने यहाँ देखनी है। इनको हम बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। जब हम बात करते हैं कितने लोगों की जरूरत है तो उसे बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस। और जब हम बात करते हैं कितने लोगों की जो कितने लोग काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमें यहाँ देखने हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहना चाहता है ये। यहाँ लिखा है स्टाफिंग फंक्शन in the management process is timely fulfillment of the manpower requirements। एकमात्र स्टाफिंग फंक्शन ही ऐसा है मैनेजमेंट के अंदर जो कि मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है ऑन टाइम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड दीज रिक्वायरमेंट्स में अराइज इन द केस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन, or they may arise as a matter of need of the replacing those who quit, who retired, who transferred, who are promoted from one post to another, or who are fired out from the jobs। आप देख रहे हो फायर्ड आउट वर्ड सबसे आखिरी में यूज हुआ है। फायर्ड आउट का मतलब निकालना, यानी कुछ तो अपनी इच्छा से छोड़ के चले गए, कुछ रिटायर हो गए उम्र के हिसाब से, कुछ लोगों ने ट्रांसफर ले लिया किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, कुछ लोगों को हमने प्रमोशन दे दिया हायर पोस्ट पर, और कुछ को हमने जानबूझ कर निकाल दिया क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो इन सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन पावर होती है। और उस ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही हमारे पास एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, दैट इज टू बी नोन एज स्टाफिंग। और स्टाफिंग फंक्शन के बेस पे हम उसको जो है ना रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स मींस नोइंग हाउ मैनी पर्सन्स आर नीडेड एंड ऑफ व्हाट टाइप। कितने लोगों की जरूरत है और किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, जैसे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, प्रायर एक्सपीरियंस, personality characteristics, etc. in the organization to fill the various job position created while designing the organizational structure।
जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जब उसको हम डिजाइन करते हैं तो उस वक्त जो जो पोजीशन क्रिएट की गई है उनको फिल करने के लिए किस प्रकार की एजुकेशन वाले पर्सन की हमें जरूरत है, उसकी स्किल्स कैसी होनी चाहिए, उसके पास कोई एक्सपीरियंस है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी कैसी है, इन सब बातों का फोकस करते हैं। और एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में यही सारी बातें हम चेक भी करते हैं। Understanding the manpower requirements would necessitate workload analysis on the one hand and workforce analysis on the other hand। और इन सब बातों को चेक करने के लिए हम दो कैटेगरी में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहला पॉइंट है वर्कलोड एनालिसिस। नाउ व्हाट इज वर्कलोड एनालिसिस? वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी for performance of various jobs and accomplishment of the organizational objective। यानी ऐसे वर्क फोर्स, ऐसे नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की जिसकी जरूरत है किस पर्पज के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करने के लिए। तो उसके लिए जो हम एनालिसिस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्क लोड एनालिसिस। ध्यान रखिएगा वर्क फोर्स और वर्क लोड में क्या अंतर है। कई बार एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे सामने? वर्क फोर्स एनालिसिस। तो व्हाट इज वर्क फोर्स एनालिसिस? इट इज एन असेसमेंट, ये भी एक असेसमेंट है किसकी? ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले से अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका एनालिसिस है। यानी कि सपोज करिए कि अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने देखा कि भाई वर्क फोर्स जो है वो है 200 लोगों का, और वर्कलोड जो है वो है 150 50 लोगों का। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है, टोटल जो अवेलेबल फोर्स होनी चाहिए वो हम चाहते हैं कि वो होनी चाहिए हमारे पास 250। 250 तो मतलब 250 में से ऑलरेडी 200 तो काम कर रहे हैं, तो वर्कलोड जो है वो हमारा 50 लोगों का बच जाएगा। तो टोटल ये स्टाफ हो जाएगा 250 का। तो ये टोटल हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ऑर्गेनाइजेशन की वो फुलफिल हो जाएगी। यानी रिक्वायरमेंट का मतलब जो टोटल होनी चाहिए। और वैसे अगर बात करें तो कुल कितने रिक्वायर्ड है? केवल 50 रिक्वायर्ड है। तो वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस वुड रिवील whether the organization is understaffed, overstaffed और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। तो ये देखता है दोनों के दोनों पॉइंट कि भाई हमारा जो स्टाफ है वो अंडर स्टाफ तो नहीं है, यानी कम तो नहीं है, ओवर स्टाफ तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, या हमने जितने हमें रिक्वायर्ड थे उतने ही हमने लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे हैं। इनफैक्ट दिस एक्सरसाइज वुड फॉर्म द बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट स्टाफिंग एक्शंस। ये वो एक्चुअल में एक्सरसाइज है जो कि हमें स्टाफिंग फंक्शन को करने पर मजबूर करती है, यानी जिसके आधार पर आप स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अनीस, वेदर दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू नोट? यस सर, क्लियर है वर्क फोर्स एनालिसिस भी और वर्कलोड एनालिसिस भी। सर। ठीक है, इसके आधार पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है बेटा कई बार। मैं फिर बता दूं, वो कहेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टोटल इतने लोगों की जरूरत है और इतने लोग वर्क फोर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बताइए वर्कलोड एनालिसिस क्या होगा? तो डिफरेंस करके निकाल लेंगे। अगर वर्कलोड एनालिसिस दे रखा हो तो वर्क फोर्स एनालिसिस निकाल लें, कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। या फिर ये पूछ लेगा बताइए अंडर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे यहाँ बनेगा इसका। ठीक है, अगर ओवर स्टाफिंग होगी तो ये मतलब जो है मोर प्ले लेस वर्क होगा वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। अगर ओवर स्टाफिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग वहां पर खेल काम मतलब कम करेंगे और बातचीत ज्यादा करेंगे, क्योंकि भाई जहाँ रिक्वायरमेंट 10 की है, लगा दी हमने 12, तो 2 लोग करेंगे क्या? वो बैठे रहेंगे खाली। तो ये ओवर स्टाफिंग में, अंडर स्टाफिंग में देखने में मदद करता है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हमारी मदद करता है कि भाई हमें उनको, अगर ओवर स्टाफिंग है तो कितने लोगों को निकालना है, अंडर स्टाफिंग है तो कितने लोगों को और अपॉइंट करना है। तो दो सिचुएशन हमारे यहाँ बनती है मेजरली, एक ओवर स्टाफिंग की और एक अंडर स्टाफिंग की। तो ए सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग समवेयर वुड necessitates employee removal or transfer elsewhere, otherwise there would be more play, less work in the organization। जैसे कि आप इस पिक्चर से देख भी पा रहे हो, इस पिक्चर को आप आइडेंटिफाइड करके रखिएगा एग्जाम में।
इस पिक्चर से रिलेटेड आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ये पिक्चर देगा आपको, और यहाँ पर लिखा लिखा हो सकता है मोर प्ले लेस वर्क या ओवर स्टाफिंग, ऐसा कोई लिखा हो सकता, ना भी लिखा मिले तो आपको देखना है कि ये जो पांच लोग हैं, दो लोग और ये तीन लोग बात कर रहे हैं, खिलखिला कर हंस रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्ले ज्यादा है, काम कम है। तो कहीं ना कहीं हम वर्क फोर्स एनालिसिस या वर्कलोड एनालिसिस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए। तबीयत पता नहीं क्या दिक्कत है, बहुत दिनों से ठीक ही नहीं हो रही है। सर मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी बीच में। मेरे घर में भी तबीयत खराब ही चल रही है सबकी इस समय। हाँ, पता नहीं क्या दिक्कत है, मौसम बिगड़ रहा है, मौसम बदल रहा है, इस वजह से है या किस वजह से समझ में नहीं आ रही बात। मुझे कई दिन हो गए इस तरीके से बीमार हुए हुए ना। ठीक इसी भी नहीं हो रही सर, मतलब हल्का हल्का रह ही रहा है उसका। चलो आगे ओके चलते सर। थोड़ा सा। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, a situation of understaffing would necessitate the starting of requirement process। अगर अंडरस्टाफ्ड है तो डेफिनेटली हमें वहाँ रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट नॉट रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जरूरत है। हाउएवर, बिफोर स्टार्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रांसलेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स into specific job description and candidate's profile, the desired qualification, experience, personality, characteristics and so on। ये सारी बातें हमें क्लियर कट रखनी होगी, क्लियर कट समझनी होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन देना होगा। देखिए दो वर्ड हमारे सामने आते हैं यहाँ पर बेटा। एक वर्ड आता है जॉब डिस्क्रिप्शन, मैं लिख देता हूँ अलग से, एक देता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन, और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। इनको भी आपने जरा ध्यान समझना। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि भाई किस प्रकार की क्वालिटीज हमें चाहिए। जॉब स्पेसिफाइड होती है भाई ये जॉब होगी, ऐसे काम होगा, इस तरीके से काम किया जाएगा, इसके बारे में ये सैलरी वैलरी होगी, इस तरीके की बातें हम यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। तो दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स द बेस ऑफ लुकिंग ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉइज। और जो अंडर स्टाफिंग होगी वही हमारा मेन रोल प्ले करेगी पोटेंशियल एम्प्लॉइज को ढूंढने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसके आधार पर हम एम्प्लॉइज को एज पर द स्टाफिंग प्रोसेस सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा जो स्टेप है दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रिक्रूटमेंट मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में से कौन सी पॉजिटिव प्रोसेस है। या ये क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन के तौर पर भी हमसे पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए क्या होता है रिक्रूटमेंट। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, जो हमने वर्कलोड वर्क फोर्स एनालिसिस पढ़ा उसमें जॉब जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमने क्रिएट किया एंड कैंडिडेट प्रोफाइल हमने उसमें डाला, मे बी यूज फॉर डेवलपिंग, उसको हम यूज करेंगे डेवलपिंग द सिचुएशंस वेकेंट्स, जो सिचुएशन वेकेंट है उनके लिए हम ताकि क्या बना सके, एक एडवर्टीजमेंट बना सके। तो जो इन्फॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन या कैंडिडेट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमने डेवलप की, उसका यूटिलाइजेशन हम उन वैकेंट पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए करते हैं, और जो कि हमारा एक रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। सो एडवर्टाइजिंग इट इज कॉमनली पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये एक कॉमन पार्ट है कि हमें अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन को इनवाइट करना है तो उसे एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। ये एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर डायरेक्ट मैं बोर्ड लगा दूं कि भाई ये हमारे यहाँ इन लोगों की जरूरत है, इस तरीके की क्वालिफिकेशन के लोगों की जरूरत है, अब आइए एप्लीकेशन दीजिए। या फिर मैं इंटरनेट के थ्रू, किसी कॉलेज के थ्रू इसको जो है एडवर्टाइज कर दूं। यानी कि रिक्रूटमेंट को अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में हम लोग लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके से लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, एक तो इंटरनल सोर्स से और एक एक्सटर्नल सोर्स से। तो इस पर भी हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, कैन ओकर थ्रू द सेवरल मीन्स।
यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो काफी सारे सोर्सेज से की जा सकती है, जैसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू, थ्रू द प्रोफेशनल पब्लिकेशन, थ्रू ए जॉब सेंटर, थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट. The advertisement may also be displayed on the factory or office gate, or else it may be published in the print media or flashed in the electronic media, online or offline, दोनों. The requested positions may be filled up from within the organization or from outside. जब हम बात करते हैं ना within the organization तो इसको बोलते हैं internal source, और जब बात करते हैं outside तो इसको बोलते हैं external source. तो इनके बारे में आपने यहाँ समझना है. Thus, there are two sources of recruitment, that is internal source and external source. Both internal and external sources of recruitment may be explored. Internal sources में हम बात करते हैं ट्रांसफर्स की एंड प्रमोशंस की, और कई कई बार डिमोशंस भी आ जाता है. कई कई बार क्या आ जाता है, डिमोशन भी आ जाता है. भाई एक व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको डिमोटिवेट डिमोट कर देते हैं, डाउन पोजीशन पर ले आते हैं. यूज टू ए लिमिटेड एक्सटेंट. लिमिटेड जरूरत के वक्त हम इसको यूज करते हैं जब हमें बहुत भरोसे का आदमी चाहिए, बहुत ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से वेल जो है ना फैमिलियर हो. अदरवाइज अगर हमें फ्रेश टैलेंट चाहिए, एक वाइडर चॉइस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल सोर्स को ही फॉलो करेंगे. फ्रेश टैलेंट के लिए और वाइडर चॉइस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए हम एडवर्टाइजमेंट्स, मैनेजमेंट, कंसल्टेशन ग्रुप, इंटरनेट एटसेट्रा, इनको हम क्या करते हैं, यूज करके चलेंगे. सो रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ. अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट के मीनिंग पर, तो रिक्रूटमेंट क्या है एक्चुअल में, मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग स्टैंडिंग फॉर मोटिवेटिंग, स्टिमुलस देना उनको, मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग them to apply for the jobs in the organization. That is called recruitment. उसे हम recruitment के नाम से जानते हैं. And recruitment basically क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, एंड इट सीक्स टू अट्रैक्ट सुइटेबल एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर द अवेलेबल जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर इज नो रिजेक्शन इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन नहीं होता. रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन होता है. अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में भी समझना होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग आज के टॉपिक को रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के स्टेप्स पर खत्म करके अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे. रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन हमें दी गई है. उसमें लिखा है रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब और द फंक्शन. यही रिक्रूटमेंट एक्चुअल में प्रोसेस है. रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब यही है. या फिर कह रहा रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स और डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स. जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है उनका सोर्स आइडेंटिफाइड करना, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बेसिकली 4 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितने स्टेप फॉलो किए जाते हैं, 4. कौन कौन से? स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई. स्टेप नंबर 2, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, वो वैलिड है, क्वालिफाइड है या नहीं है. स्टेप नंबर 3, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स. And step number 4, inviting applications from the prospective candidates for the vacancies. और at the end उससे हम vacancies के लिए ऑफर कर देते हैं, भाई वैकेंसीज आप के लिए अप्लाई करिए. इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या होता है. इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली सिंपल भाषा में अगर हम बात करें ना तो सिंपल सा है, टू क्रिएट ए पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, टू क्रिएट ए पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स. यानी जिस प्रकार के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है उस प्रकार के कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट करना. एक मतलब एक प्रकार की इतनी सारी एप्लीकेशंस इनवाइट कर लेना कि उनमें से हमें जो बेस्ट से बेस्ट है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं. So the objective of recruitment is to identify and attract potential employees with the necessary characteristics or qualifications in adequate number of job availables. It locates available people for the job and invites them to apply for the jobs in the organization. तब वो अप्लाई करेंगे तभी जो है एक पूल जो है वो क्रिएट होगा. तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक. हमने
अकाउंटिंग जो सॉरी अकाउंटिंग बोल रहा हूँ, स्टाफिंग जो प्रोसेस थी उसमें हमने टोटल 8 स्टेप देखे थे। उन 8 स्टेप में से हमने केवल 2 स्टेप डिस्कस किए हैं। एक तो डिस्कस किया है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट के बारे में, और एक बात की है हमने रिक्रूटमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो हम क्लास रखेंगे वो रखेंगे अबाउट द सिलेक्शन स्टेप। जो हमारी प्रोसेस है स्टाफिंग प्रोसेस, उसका सिलेक्शन स्टेप क्या है, सिलेक्शन स्टेप से हम बात करेंगे। और 2 स्टेप और फर्दर ऑन हम डिस्कस करेंगे, और समय रहा तो हम आगे भी देख लेंगे। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन पर हमारी बात रहेगी। यहाँ तक में अगर किसी प्रकार की कोई बात पूछनी है, समझनी है, तो आप पूछ सकते हो नीस। नो सर, डाउट तो नहीं है कोई। तो यहाँ तक दोनों स्टेप क्लियर है आपको। यस सर। पहला स्टेप कौन सा था हमारा? तो पहला स्टेप था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़े, वो कौन कौन से थे हमारे? सर वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है। और वर्कलोड और वर्क फोर्स में से कौन सा स्टेप ये बताता है कि कितने ऑलरेडी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं? सर वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस। और वर्कलोड ये बताता है कितने की हमें और जरूरत है। और यस। दूसरा स्टेप था हमारा रिक्रूटमेंट। ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, ट्रू और फॉल्स? पर नेगेटिव सर पॉजिटिव प्रोसेस है, नेगेटिव थोड़ी ना ये। हाँ, ये पॉजिटिव प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया जो मैंने तुमसे यस। पूछा। तो ये फॉल्स है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हम पूछ लेते हैं, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। क्लास का टाइमिंग मैं आपको मैसेज कर दूंगा जैसे ही फ्री होऊंगा आपके पास। ओके सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। बाय सर, थैंक यू सर। ओके।